मुझे जब पता चला कि मुझे पेट की गंभीर बीमारी है तो मेरी सीईओ पत्नी ने मुझसे बदला लेने के लिए तुरंत मेरा ऑपरेशन तय कर दिया। अस्पताल जाते समय कार में मैंने एक घुटन भरा फैसला लिया, काश मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाऊं। शायद किस्मत को भी मुझ पर तरस आ गया। जैसे ही हमारी कार एक पुल से गुजरी, पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। मिस्टर यान, कृपया नीचे उतरिए और आगे वाली कार में बैठिए, जिम्मेदार व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जैसे तैसे कार से उतरा, तभी मेरे पेट में तेज मरोड़ उठी। मैं भागकर पुल की रेलिंग तक गया और जोर जोर से उल्टियां करने लगा। सर, उधर मत आइए, मैं ठीक हूं। मैंने सबको रोक दिया, लेकिन तभी मेरी नजर रेलिंग पर पड़ी और मेरे मन में एक पागलपन भरा ख्याल आया, मुझे इस दुनिया से जाने दो। अगले ही पल मैंने बिना जरा भी सोचे सबके सामने पुल से छलांग लगा दी। पीछे लोगों की चीखें गूंज उठी। मैंने आंखें बंद कर लीं और बर्फ जैसे ठंडे नदी के पानी को खुद को निगलने दिया। अगर यही अंत है तो मैं वापस इस दुनिया में नहीं आना चाहता। कुछ ही देर में मेरी चेतना पूरी तरह खत्म हो गई। उधर लियू यिन्युए को फोन आया। मैडम, मिस्टर यान ने ईस्ट रिवर ब्रिज से छलांग लगा दी है। वह सन्न रह गई। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी दिखी। उसने नदी में छलांग लगा दी। उसे ढूंढो, किसी भी कीमत पर उसे मरने मत देना। जब तक वो पुल पर पहुंची, वहां सिर्फ उफनती नदी बची थी। पूरी रात पुलिस ने तलाश की, लेकिन मेरा कोई सुराग नहीं मिला। लियू यिन्युए की आंखें लाल हो गईं। वह पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं जिंदा था। एक प्यारे से छोटे लड़के ने मुझे एक रोटी पकड़ाई। पता चला कि कुछ मछुआरों ने मुझे नदी से बचा लिया था। मैंने उनसे झूठ कहा कि मेरी पत्नी मुझे मारती पीटती थी और उसका किसी और से संबंध था। भले मछुआरे दंपति ने मेरी बात पर यकीन कर लिया और मेरा ठिकाना किसी को न बताने का फैसला किया। मैंने अपनी गर्दन का आखिरी हार उतारकर उन्हें धन्यवाद के रूप में दे दिया और उनके दिए 1000 रुपए लेकर अपने कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त के पास जाने का फैसला किया। दूसरी ओर लियू परिवार की हवेली में महंगा फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। लियू यिन्युए गुस्से से चिल्लाई, जिंदा हो तो सामने लाओ, और अगर मर गया है तो उसकी लाश मेरे सामने होनी चाहिए। उसने आदेश दिया कि चाहे मेरा शव समुद्र तक क्यों न बह गया हो, पूरे इलाके की तलाशी ली जाए। 3 दिन और 3 रात तक तलाश चलती रही, लेकिन मेरा कोई पता नहीं चला। सबने मान लिया कि मैं मर चुका हूं, लेकिन लियू यिन्युए ने हार नहीं मानी। मेरी इजाजत के बिना वह मर ही नहीं सकता। उसने करोड़ों रुपए खर्च करके तलाश जारी रखी। पूरे 3 महीने बीत गए। उसे क्या पता था कि मैं इन 3 महीनों में अपने दोस्त के फार्म हाउस पर लकड़ी काटते हुए शांत जीवन जी रहा था। लिहाओ, थोड़ा आराम कर, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मेरा दोस्त भागता हुआ आया और मुझे सहारा देने लगा। उसकी परवाह देखकर मेरा दिल गर्म हो गया। वह मजाक में बोला, शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। मैं सिर्फ कड़वी मुस्कान दे सका। वह शादी तो कब की खत्म हो चुकी थी। मैंने हंसते हुए कहा, अगर कभी दूसरी शादी हुई तो सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। मुझे लगा था कि अब जिंदगी शांति से कटेगी, लेकिन उसी समय लियू यिन्युए की दुनिया में तूफान उठ चुका था। आखिरकार उसने मान लिया कि मैं मर चुका हूँ। उसे पहली बार पछतावा हुआ। अगर मैंने उसे इतना मजबूर न किया होता तो शायद वह मरता नहीं। उसी समय उसका सहायक भागता हुआ अंदर आया और एक फोटो उसके सामने रख दी। मैडम, क्या यह हार मिस्टर यान का है? लियू यिन्युए की आंखें फैल गईं। वह वही हार था जो उसने मुझे शादी के तोहफे में दिया था। सहायक बोला, मैं आपकी बात मानकर लगातार सेकंड हैंड मार्केट पर नजर रख रही थी। आज सुबह किसी ने यह हार बेचने के लिए डाला है। मुझे तुरंत वहां ले चलो। उसके दिल में उम्मीद की चिंगारी फिर जल उठी। क्या वह जिंदा है? क्या पैसों की कमी की वजह से उसने हार बेच दिया? वह तुरंत दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने हार निकाल कर दिया। उसने झपट कर उसे लिया और पीछे खुदे हुए मेरे नाम के अक्षर देखे। यही मेरा हार था। जल्द ही हार बेचने वाला एक युवक उसके सामने लाया गया। कुछ ही धमकियों में वह डर गया और सच बता दिया कि उसने यह हार अपने चाचा के घर से चुराया था। मुझे अभी अपने चाचा के घर ले चलो। कुछ ही देर में दर्जनों लग्जरी कारें उस छोटे से मछुआरों के गांव में पहुंच गईं। 30 से ज्यादा बॉडीगार्डों ने एक 2 मंजिला मकान को घेर लिया। दरवाजा खुला, लेकिन सामने सिर्फ 5 साल का एक मासूम लड़का खड़ा था। एक मछुआरा बच्चे को गोद में लेकर बाहर आया। लियू यिन्युए ने मेरी फोटो दिखाकर पूछा, क्या तुमने इसे देखा है? उसने मुझे तुरंत पहचान लिया, लेकिन जानबूझकर झूठ बोल दिया, नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। लियू यिन्युए समझ गई कि वह मुझे छिपा रहा है। उधर मैं पहाड़ों के बीच शांत जीवन जी रहा था। मुझे क्या पता था कि एक भयानक तूफान मेरी ओर बढ़ रहा है। लियू यिन्युए ने मेरे मददगार लोगों से झूठ बोला कि मैं मानसिक रोगी हूँ और लोगों पर हमला कर सकता हूँ। सीधे साधे लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और अनजाने में मेरे जाने की सारी जानकारी उसे दे दी। उसने मेरे दोस्त की भी जानकारी निकलवा ली और पैसे देकर सबका भरोसा खरीद लिया। अब उसका अगला निशाना मेरा सबसे करीबी दोस्त था। दर्जनों लग्जरी कारें तेजी से मेरी ओर बढ़ रही थी। उधर मैं अपने दोस्त की कार में बैठा था। उसने चिंता से पूछा, लिहाओ, क्या तुम सच में हमेशा ऐसे ही छिपकर रहोगे? मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं अस्पताल नहीं जा सकता। अगर गया तो लियू यिन्युए मुझे ढूंढ लेगी। दोस्त ने मेरी दुबली हालत देखकर पूछा, क्या तुमने किसी बहुत बुरी औरत से शादी कर ली थी? बस इतना सुनते ही मैं टूट गया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, हाँ, मैंने गलत इंसान से शादी की थी। दोस्त ने मुझे गले लगा लिया। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी कमाई इतनी है कि मैं तुम्हें आराम से संभाल सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर पहली बार मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। मुझे बीमारी से नहीं, उस औरत से डर लगता था। मैंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे जान चली जाए, मैं दोबारा उसके हाथ नहीं लगूंगा। लेकिन मैं गलत था। रात होते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजी। मेरा दोस्त बाहर देखने गया। अगले ही पल वह चीखा, लिहाओ, भागो, तुम्हारी वो औरत यहाँ आ गई है। मैं दौड़कर बालकनी में पहुंचा। नीचे दर्जनों काली लग्जरी कारें खड़ी थी। उनकी हेडलाइट्स ने रात
रात को दिन बना दिया था और उनके बीच लियू येन्युए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, मेरे पति को छिपाने की सजा जानते हो। अगले ही पल 2 बॉडीगार्डों ने मेरे दोस्त को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। मैं डर के मारे कमरे के कोने में सिमट गया और हाथ में लकड़ी का डंडा कसकर पकड़ लिया। दरवाजा खुलते ही मैंने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उसने एक हाथ से डंडा रोक लिया। 4 महीने बाद भी उसकी आंखों में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत और तिरस्कार। फिर अचानक उसकी नजर मेरे पेट पर पड़ी। मैं घबरा कर पीछे हट गया और पेट को दोनों हाथों से ढक लिया। नहीं, लेकिन उसने अपना ठंडा हाथ मेरे पेट पर रख दिया। मैं डर से बिल्कुल जड़ हो गया। अगले ही पल मैं घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। लियू येन्युए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, उन लोगों को छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्हें मत सताओ। वह ठंडी हंसी हंसी, तुम तो एक बार मर ही चुके हो, क्या दोबारा मरने की हिम्मत है? वह अब भी यही मानती थी कि मैंने अमीर परिवार में जगह बनाने के लिए यह सब नाटक किया था। मेरे पास सफाई देने की ताकत भी नहीं बची थी। मैं सिर्फ इतना कह पाया, मैं जिंदगी भर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वह बेरहमी से मुस्कुराई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? मेरे पैरों में जान नहीं रही। फिर उसने आखिरी चेतावनी दी, मेरे साथ चलो वरना तुम्हारे दोस्त की जान चली जाएगी। मैंने नीचे देखा, मेरा दोस्त दर्द से तड़प रहा था। वह 4 महीने से सिर्फ मेरी वजह से मुसीबत झेल रहा था। मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकता था। मैंने सिर झुका दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बस मेरे दोस्त को छोड़ दो। उसने इशारा किया और मेरे दोस्त का मुंह खोल दिया, लेकिन वह फिर भी चिल्लाया, ली हाओ, उसके साथ मत जाओ, वह तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी। लियू येन्युए का चेहरा और सख्त हो गया। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, इसे चुप करा दो। मैंने आंसू रोकते हुए दोस्त से झूठ कहा, वह मुझे कुछ नहीं करेगी, लेकिन मैं खुद जानता था कि यह सिर्फ झूठ था। कार के अंदर घुटन भरा सन्नाटा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। अचानक उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और जबरदस्ती मुझे चूमने लगा। मैं घबराकर उसे धक्का देते हुए चिल्लाया, लियू येन्युए, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची? उसने गुस्से में कुछ ऐसा कहा कि मेरा खून जम गया। इस बार मैंने बिना सोचे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। कुछ पल के लिए पूरी कार में सन्नाटा छा गया। वह आग बबूला हो गया। उसने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और गरज कर बोला, पीछे वाली कार में जाओ। मैं डर के मारे तुरंत दूसरी कार में चला गया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। आधी रात के बाद थककर बेहोशी जैसी नींद आ गई। जब होश आया तो लगा जैसे मेरा शरीर हवा में तैर रहा हो, लेकिन आंख खुलते ही महसूस हुआ कि मैं बिस्तर पर दबा पड़ा हूँ। सामने लियू येन्युए खड़ी थी। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई बेकार चीज हूँ। फिर उसने सोचा कि मुझे मारने से भी ज्यादा दर्दनाक सजा क्या हो सकती है। उसने फोन उठाया और आदेश दिया, तुरंत तलाखन के कागज तैयार करके यहाँ भेजो। कुछ ही देर बाद मैं अस्पताल के कमरे में कमजोर आवाज में जागा। वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब भी कोई गर्माहट नहीं थी। मैं दर्द सहते हुए बिस्तर से नीचे उतरा। वह एक कदम पीछे हट गई। मैं पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार मैंने चीखते हुए उसे बद्दुआ दी, तुम जिंदगी भर कभी मां नहीं बन पाओगी, चुप रहो। वह पूरी तरह गुस्से में आ गई और उसने मेरा गला पकड़ लिया, लेकिन मैं हंस पड़ा, मार डालो मुझे। मेरी मौत की चाह देखकर उसके हाथ रुक गए। उसने धीरे धीरे मेरी गर्दन छोड़ दी। मैंने मौका मिलते ही मुड़कर भागना शुरू कर दिया। अस्पताल ले जाते समय मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया, मुझे इस दुनिया से जाने दो। मैं दर्द से चीख पड़ा, लियू येन्युए, तुम कैसी औरत हो, मुझे छोड़ दो, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरे दिल में सालों का दर्द और नफरत एक साथ फूट पड़े। अब मुझे सिर्फ मौत ही मुक्ति लग रही थी। मेरी बात सुनकर लियू येन्युए की गहरी आंखें ठिठक गईं। मेरी हर बद्दुआ उसके अंदर दबे गुस्से को भड़का रही थी। आखिरकार उसने भी अपने मन की बात कह दी, यान लिहाओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, मैं तलाक देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं पागलों की तरह चिल्लाया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मुझे तुम्हारी आजादी की जरूरत नहीं। मैं इतना रोया कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। लियू येन्युए समझ गई कि मैं सचमुच मरना चाहता हूँ। मुझे रोकने के लिए उसने सबसे क्रूर तरीका अपनाया। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम मर गए तो तुम्हारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन अपनी छोटी बहन के बारे में सोचा है? जरा सोचो, उसके साथ मैं क्या करूंगी। उसकी बात मेरे ऊपर बिजली की तरह गिरी। मेरा सुनने पड़ा दिमाग एक पल में होश में आ गया। मेरे भीतर की सारी नफरत एक तेज तलवार बनकर उसी की ओर मुड़ गई। उस पल मुझे वे किसी इंसान की नहीं बल्कि एक शैतान की तरह दिखाई दे रही थी। उसने मेरी कमजोरी पहचान ली और भी बेरहमी से बोली, तुम मर जाओगे तो मुझे खुशी होगी, तुम्हारी माँ से जो नफरत थी उसका हिसाब भी पूरा हो जाएगा, तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन उसकी कीमत चुकाएगी। नहीं, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। लियू येन्युए, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरे मरने का इरादा उसी पल खत्म हो गया। मैंने गला फाड़कर चिल्लाया, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं अपनी छोटी बहन की हर हाल में रक्षा करूंगा। वह अभी सिर्फ 18 साल की थी, मुझे हर हाल में जिंदा रहना था। लियू येन्युए ने मुझे आसानी से वापस खींच लिया, लेकिन जैसे ही मैं संभला उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरे चेहरे पर उसकी उंगलियों के 5 लाल निशान उभर आए। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा? लियू येन्युए भी गुस्से से मुझे घूरते हुए बोली, यान लिहाओ, ऐसा मत समझो कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही दर्द झेल रहे हो। मैं उसे घूरता रहा। उस पल मुझे अपनी बेबसी से सबसे ज्यादा नफरत हो रही थी। अगर मुझ में ताकत होती तो मैं उससे अपने हर दर्द
दर्द का हिसाब जरूर लेता। उसी समय अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला। सहायक जल्दी जल्दी अंदर आया और 2 दस्तावेज उसके हाथ में दे दिए। लियू यून्युए ने बिना कुछ कहे वे कागज मेरी तरफ फेंक दिए। साइन कर दो। मैंने देखा तलाक समझौता। मेरी आंखें फैल गईं। आखिरकार उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन यह आजादी भी किसी सजा से कम नहीं थी। मैंने बिना एक शब्द पढ़े अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर उसने एक बैंक कार्ड मेरी तरफ फेंका। इसमें 1 करोड़ युआन, लगभग 10 मिलियन है। इसे मुआवजा समझो और यहाँ से चले जाओ। मैंने खून से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मैं सड़क पर भूखा मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे गंदे पैसों का 1 रुपया भी नहीं लूंगा। उसने बिना कोई भाव बदले बैंक कार्ड वापस उठा लिया। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गईं। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा घमंड कब तक टिकता है। मैंने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उसे एक पल और देखना भी मुझे घिन दिला रहा था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अब क्या तुम जा सकती हो? उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे खुद जाने के लिए कहूंगा। वह बिना कुछ बोले मुड़ी और बाहर निकल गई, लेकिन अस्पताल से नहीं गई। वह सीधे नर्स स्टेशन पहुंची और आदेश दिया, यहाँ मौजूद हर डॉक्टर और नर्स गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस मामले की एक भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी दौरान उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो दूध पीकर आराम से सो रहा था। मासूम बच्चे को देखते ही उसके मन का सारा गुस्सा अचानक गायब हो गया। उसकी आंखों में पहली बार कोमलता दिखाई दी। वह सोचने लगी, अब मैं भी जल्द ही एक बेटे और बेटी की मां बनने वाली हूँ। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर दुयुए शान भागती हुई आई। मैडम, मिस्टर यान अस्पताल बदलने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। लियू यून्युए के चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 1 हफ्ते बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इन 7 दिनों में मैंने कितना दर्द सहा ये कोई नहीं जानता था। मैं सिर्फ एक छोटा सा सूटकेस लेकर विदेश जाने के लिए निकल पड़ा। मेरा मकसद अपनी छोटी बहन को ढूंढना था। जब विमान उड़ने लगा, मैंने आखिरी बार उस शहर को देखा जिसने मुझे सिर्फ दर्द दिया था। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई लगाव नहीं बचा था। मैंने कसम खाई, मैं अब अपने लिए जीऊंगा, किसी के लिए फिर कभी आंसू नहीं बहाऊंगा। मैं अपना शरीर पूरी तरह ठीक करूंगा। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन मुझे ऐसी औरत जरूर मिलेगी जो सच में मुझसे प्यार करेगी। 5 साल बाद एक आलीशान क्रूज जहाज शांत समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। डेक पर एक लंबा आकर्षक युवक मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसके पास एक युवा महिला फाइलें हाथ में लिए सम्मान से खड़ी थी। कुछ मिनट बाद उसने फोन रखा। महिला तुरंत मुस्कुराते हुए आगे आई। सर, कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, आपके हस्ताक्षर चाहिए। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। 5 सालों ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वह अब पहले वाला कमजोर और सीधा साधा लड़का नहीं रहा था। उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और परिपक्वता साफ झलक रही थी। उसने फाइलें लेकर आराम से पढ़ी और तेजी से उन पर हस्ताक्षर कर दिए। उसकी सहायक का नाम लिन यान था। वह उसकी सबसे भरोसेमंद सहायक थी और मैं अब दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनियों में से एक का मुख्य डिजाइनर बन चुका था। मेरी स्टाररी स्काई ज्वेलरी सीरीज पिछले 3 सालों से पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय थी। सिर्फ मेरे डिजाइनों की वजह से कंपनी का मुनाफा 5 गुना बढ़ गया था। लेकिन मैं कभी सफलता पर रुकने वालों में नहीं था। इस बार मैं एक मशहूर महिला फैशन ब्रांड के लिए 60 से ज्यादा ज्वेलरी डिजाइन तैयार कर रहा था। समय बहुत कम था और काम बेहद कठिन। बस प्रेरणा की आखिरी चिंगारी चाहिए थी, क्योंकि इस कलेक्शन की थीम आसमानी नीला रंग थी। समुद्र और आसमान के मिलन जैसी भावना को डिजाइन में उतारना था। इसीलिए मैं बार बार समुद्र की यात्रा करता था। ऊपर से मेरी जिंदगी भले आरामदायक लगती हो, लेकिन मेरे साथ 2 बेहतरीन सहायक हमेशा रहते थे। एक मेरे काम का ध्यान रखती थी और दूसरी मेरी निजी जिंदगी का। दोनों अपने काम में माहिर और बेहद समझदार थीं। सारे दस्तावेज पढ़ने के बाद मैंने हस्ताक्षर करके फाइलें लिन यान को लौटा दी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सर, डीजे ब्रांड के लिए जो ज्वेलरी डिजाइन बनाने हैं, उनके बारे में कुछ सोचा? मैंने आराम से कुर्सी पर सिर टिकाते हुए कहा, अभी नहीं। मेरी आवाज इतनी शांत थी जैसे मैं मौसम की बात कर रहा हूँ। लिन यान का चेहरा तुरंत उतर गया। लगभग रोते हुए बोली, लेकिन सर, सिर्फ 3 दिन बाद डिजाइन जमा करने हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं भी तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। फिर तुम क्यों घबरा रही हो? वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर हंस पड़ी। सर, आप फिर मजाक कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपने सब कुछ पहले से सोच रखा है, बस मुझे छेड़ रहे हैं। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन मेरे शब्द सीधे दिल में उतर गए। जिंदगी हर दिन कोई ना कोई नया सबक सिखाती है। इंसान बस ठोकर खाता है, सीखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। मेरी बात सुनते ही लिन यान का चेहरा उतर गया। वह मुंह बनाकर बोली, यान सर, आप तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। क्या मैं सच में इतनी मजेदार दिखती हूँ? उसकी मासूमियत देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मैं हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें जिंदगी का अनुभव सिखा रहा हूँ ताकि आगे चलकर कम धोखा खाओ। लिन यान मुस्कुराई, लेकिन अनजाने में उसने मेरे दिल के सबसे गहरे जख्म को छू लिया। यान सर, ऐसा लगता है कि अब आपको लोगों पर भरोसा ही नहीं रहा। उसकी बात सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने दूर फैले समुद्र की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम सही कह रही हो। अब मुझ में किसी पर आसानी से भरोसा करने की हिम्मत नहीं बची। लिन यान ने मेरी आंखों में छिपी उदासी देख ली। वह धीरे से बोली, क्या किसी ने आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी? मैंने बिना उसकी ओर देखे सिर हिला दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बेवजह मत सोचो। वह समझ गई कि मैं अतीत के
बारे में बात नहीं करना चाहता। वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, मैं पहले ये फाइलें रखाती हूँ, बाकी भी तैयार करके बाद में ले आऊंगी, तब तक आप समुद्र का नजारा देखिए। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से चली गई। मैं अकेला डेक पर टहलने लगा। ठंडी समुद्री हवा मेरे बालों को छू रही थी और मेरा मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। तभी कुछ सीगल आकर रेलिंग पर बैठ गए। वे अपने पंख समेटे लहरों को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें देखते देखते अचानक मेरे दिमाग में एक नया डिजाइन जन्म लेने लगा। आसमान के पक्षी, समुद्र की लहरें, मूंगे, कोरल की प्राकृतिक बनावट, सब कुछ मेरे नए ज्वेलरी डिजाइन का हिस्सा बन सकता था। मैंने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार मुझे अपनी तलाश की प्रेरणा मिल गई थी। मैं वापस केबिन की ओर लौट ही रहा था कि पास के एक छोटे दरवाजे से बच्चों का झुंड हंसते खेलते बाहर निकल आया। वे पूरे डेक पर दौड़ रहे थे, लेकिन मेरी नजर सबसे पीछे चल रहे एक छोटे से लड़के पर जाकर रुक गई। वह बाकी बच्चों से बहुत कमजोर था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे जैसे वह किसी भी पल गिर जाएगा। न जाने क्यों उसे देखकर मेरा दिल अचानक कस गया। मैं अनजाने में उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, सारे बच्चे नजर से ओझल हो चुके थे। तभी अचानक एक चीख गूंजी, बचाओ, कोई बच्चा समुद्र में गिर गया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं बिना एक पल घंवाए उस तरफ दौड़ा। वही दुबला पतला छोटा लड़का समुद्र में डूबता उतर आता मदद के लिए हाथ पैर मार रहा था। एक बड़ी लहर उसे और दूर ले गई। मैंने बिना सोचे अपना कोट उतारा और सीधे ठंडे समुद्र में छलांग लगा दी। पिछले 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा था। तैराकी भी अब मेरे लिए आसान थी। पानी में उतरते ही मैंने सांसों को नियंत्रित किया और पूरी ताकत से बच्चे की तरफ तैरने लगा। मैंने उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाकर पानी की सतह से बाहर निकाला। बच्चे ने जैसे ही हवा ली, वह जोर जोर से सांस लेने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। ऊपर डेक पर लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने लाइफ बॉय फेंका, किसी ने रस्सी नीचे डाली। मैं जल्दी से बच्चे तक पहुंचा और उसकी कमर में रस्सी मजबूती से बांध दी। कुछ ही क्षणों बाद ऊपर खड़े लोगों ने मिलकर उसे खींच लिया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वह भीगी हुई आंखों से लगातार मेरी ओर देखता रहा। फिर कांपती आवाज में पुकारा, डैडी। मैं एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। मेरी सांस जैसे रुक गई, लेकिन बच्चा फिर चिल्लाया, क्या आप मेरे डैडी हैं? समुद्र की लहरें लगातार मुझे नीचे धकेल रही थीं। मैं किसी तरह खुद को संभाले उसकी ओर देखता रहा। उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल का पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। सीने में तेज दर्द उठा, आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़े। मैं तुरंत दोबारा पानी के अंदर चला गया ताकि कोई मेरी टूट चुकी हालत ना देख सके। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और फिर पानी से बाहर निकला। अब मेरे चेहरे पर फिर वही ठंडा और शांत भाव था। मैं जहाज के किनारे किनारे तैरता हुआ सीढ़ियों तक पहुंचा और धीरे धीरे डेक पर चढ़ गया। हवा से भीगे कपड़े चिपक गए थे। मेरे सहायक ने घबरा कर पूछा, सर क्या हुआ? मैंने बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं, एक बच्चा समुद्र में गिर गया था, मैं उसे बचाने कूद गया था। ये सुनते ही श्याओ छिन उत्साह से चिल्ला उठी, सर आप कमाल हैं, इतनी ऊंची लहरों में भी कूद गए, आप तो सचमुच हीरो हैं। लेकिन मैं उसकी तारीफ सुन ही नहीं रहा था। मेरा मन अब भी भारी था। मैंने धीरे से कहा, इतने छोटे बच्चे को मरने के लिए कैसे छोड़ देता? इतना कहते हुए मेरी आंखों में फिर दर्द झलक गया, क्योंकि मैं अपने 2 खोए हुए बच्चों को कभी भूल नहीं पाया था। श्याओ छिन गुस्से से बोली, उस बच्चे के माँ बाप भी ना, इतने छोटे बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दिया? मैंने भी गंभीर होकर कहा, सही कह रही हो, उन्हें जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। उम्मीद है इस हादसे के बाद वे अपने बच्चे का ज्यादा ध्यान रखेंगे। उधर जिस बच्चे को मैंने बचाया था उसका नाम ल्यूमो था। बॉडीगार्डों ने उसे भीगा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। वे तुरंत उसे गोद में उठाकर प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर भागे। दूसरा बॉडीगार्ड तेजी से मीटिंग रूम पहुंचा और लियू यिंग्युए को खबर दी। अगले ही पल मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। एक लंबी शाही व्यक्तित्व वाली महिला तेज कदमों से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद ठंडा और गुस्से से भरा था। ये कैसे हुआ? मैंने तुम लोगों से कहा था कि उस पर हर समय नजर रखो, बॉडीगार्ड कांपते हुए बोला। माफ कीजिए मैडम, छोटे मालिक ने कहा था कि वह स्नैक्स लेने जा रहे हैं, उन्होंने हमें बहाने से वहां से भेज दिया। लियू यिंग्युए की आंखें और ठंडी हो गईं। बहाने मत बनाओ, अगर काम नहीं कर सकते तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। अपने बेटे के समुद्र में गिरने की खबर ने उसका दिल दहला दिया था। वह तेजी से प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंची। तब तक नौकर बच्चे को नहलाकर साफ कपड़े पहना चुके थे, लेकिन उसके शरीर में अब भी ठंडक बाकी थी। दरवाजा खुलते ही लियू यिंग्युए घबराई हुई आवाज में पुकार उठी, मोमो। उसने दौड़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटे के बर्फ जैसे ठंडे शरीर को महसूस करते ही उसका दिल कसकर सिमट गया। मेरे जाने के समय ही लियू यिंग्युए गर्भवती थी। उसका बेटा मोमो उसी बच्चे का नाम था। नौकर घबराते हुए हेयर ड्रायर पकड़े खड़ा था। मैडम, छोटे मालिक बाल नहीं सुखवाना चाहते। लियू यिंग्युए ने तुरंत उसके हाथ से ड्रायर ले लिया। मैं कर लूंगी, तुम सब बाहर जाओ। जैसे ही मोमो ने अपनी माँ को देखा, वह शांत होकर बैठ गया। वह अपनी उंगलियों से कपड़ों का किनारा मरोड़ रहा था और बड़ी बड़ी आंखों से चोरी चोरी माँ को देख रहा था। उसे देखते ही लियू यिंग्युए का सारा गुस्सा गायब हो गया। वह प्यार से उसके बाल सुखाते हुए बोली, मोमो
मम्मी को बताओ तुम डेक पर खेलने क्यों गए थे और समुद्र में कैसे गिर गए। लेकिन मोमो ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। लियू युन्युए ने धीरे से सांस ली, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। नरम आवाज में बोली, क्या तुम मम्मी को भी नहीं बताओगे। मोमो ने जिद में सिर हिलाया। नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो आप फिर अंकल और आंटियों को सजा देंगी। मैं नहीं बताऊंगा। उसकी बात सुनकर लियू युन्युए का दिल भर आया। उसे अचानक एक और इंसान याद आ गया। वह भी हमेशा ऐसा ही करता था। गलती होने पर सारी जिम्मेदारी खुद ले लेता, लेकिन कभी किसी और को मुसीबत में नहीं डालता। उसने बेटे के गाल पर प्यार से हाथ फेरा। ठीक है, मैं किसी को सजा नहीं दूंगी। अब मम्मी को सच बता दो। मोमो ने संदेह भरी नजरों से पूछा। सच में अभी कुछ देर पहले ही वह मौत के मुंह से वापस आया था, लेकिन सबसे पहले उसे अपने बचाने वाले अंकल की चिंता थी, क्योंकि वह अंकल बिल्कुल उसके पिता जैसे दिखते थे। यही बात लियू युन्युए को अंदर तक बेचैन कर रही थी और उसे यह भी महसूस होने लगा था कि मोमो का समुद्र में गिरना शायद कोई हादसा नहीं था। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, अच्छा, इसे ऐसे समझो जैसे तुम मम्मी को कोई कहानी सुना रहे हो। मम्मी पूरी कहानी सुनेगी, फिर बताएगी कि आगे क्या करना है। मोमो आज्ञाकारी बच्चे की तरह सोफे पर बैठ गया। उसने गंभीर चेहरा बनाया और बोला, ठीक है, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। लियू युन्युए उसके पास बैठ गई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल बेचैनी से धड़क रहा था। मोमो ने अपनी मासूम आवाज में कहना शुरू किया, रेस्टोरेंट में मेरी मुलाकात कुछ बड़े भैया दीदी से हुई। उन्होंने कहा कि डेक पर बहुत मजा आता है, वहाँ समुद्र और सीगल दिखाई देते हैं। उन्होंने मुझे भी साथ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन बोले कि ठीक 12 बजे गेट नंबर 6 पर आना होगा। ये सुनते ही लियू युन्युए का चेहरा बदल गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो इसलिए तुमने बॉडीगार्ड आंटी को बहाना बनाकर भेज दिया और अकेले चले गए। मोमो ने मासूमियत से सिर हिला दिया। हाँ, मैं बस खेलना चाहता था। फिर वे मुझे गेट नंबर 6 से बाहर ले गए। हम बहुत देर तक डेक पर दौड़ते रहे। बाद में उन्होंने छुपन छुपाई खेलने को कहा और मुझे आंखें बंद करके उन्हें ढूंढने के लिए कहा। जैसे जैसे वह सुनती गई, उसका चेहरा और गंभीर होता गया। वह समझ चुकी थी कि किसी ने उसके बेटे की मासूमियत का फायदा उठाया था। उसने सीधे पूछा, फिर तुम समुद्र में कैसे गिर गए। मोमो ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा था आंखें बंद करके ढूंढो। फिर अचानक मुझे लगा कि मैं पानी में गिर गया हूँ। लियू युन्युए की सांसें तेज हो गईं। उसने गुस्से को दबाते हुए पूछा, क्या किसी ने तुम्हें धक्का दिया था। मोमो ने फिर सिर हिला दिया। मुझे याद नहीं, शायद तेज हवा की वजह से मैं गिर गया। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। मम्मी, एक अंकल ने मुझे बचाया। वह बिल्कुल मेरे डैडी जैसे दिखते थे। मैंने उन्हें कई बार डैडी कहकर बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी, मेरे डैडी कहाँ हैं? मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। क्या आप उन्हें वापस नहीं ला सकती। लियू युन्युए का चेहरा एक पल के लिए जम गया। उसने बेटे को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में धीरे से कहा, मोमो, मम्मी ने पहले भी बताया था ना, तुम्हारे जन्म के समय ही तुम्हारे डैडी की मौत हो गई थी। वह अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही मोमो फूट फूट कर रोने लगा। सबके डैडी जिंदा हैं, सिर्फ मेरे डैडी ही क्यों मर गए। मुझे बहुत दुख होता है। लियू युन्युए का दिल टूट गया। उसने बेटे को और कसकर सीने से लगा लिया। उस समय उसके पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जो बेटे का दर्द कम कर सके। कुछ देर रोने के बाद मोमो ने अचानक आंसू पोंछे और जिद से बोला, मम्मी, जिसने मुझे बचाया, आपको जाकर उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। लेकिन उसके मन में एक और योजना भी चल रही थी। उसे लगा कि वह बहादुर और दयालु अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर मम्मी उनसे शादी कर लें तो उसे नया पापा भी मिल जाएगा। लियू युन्युए ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मम्मी खुद जाकर उनका धन्यवाद करेगी। उन्होंने मेरे सबसे प्यारे बेटे की जान बचाई है। मोमो तुरंत खुश होकर बोला, मम्मी, वो अंकल बहुत हैंडसम हैं। आप उनसे मिलने जाए तो अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनना, ठीक है। उसकी बात सुनकर लियू युन्युए हंस पड़ी। ठीक है, मम्मी अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनेगी और सबसे कीमती तोहफा लेकर उनसे मिलने जाएगी। अब जाकर मोमो के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। लियू युन्युए ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, लेकिन वादा करो, आज के बाद कभी अकेले कहीं नहीं जाओगे। जहाँ भी जाओगे बॉडीगार्ड हमेशा साथ होंगे। मम्मी को दोबारा इतनी चिंता मत देना। आज की घटना से मोमो सचमुच डर गया था। उसने तुरंत सिर हिलाकर वादा कर लिया। लियू युन्युए मीटिंग में वापस जाने ही वाली थी। उसने बेटे से कहा कि वह कमरे में आराम करे, थोड़ी देर में खाना भेज दिया जाएगा। लेकिन मोमो ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मी, आपको अभी उसी अंकल को ढूंढने जाना चाहिए जिसने मुझे बचाया था। लियू युन्युए कुछ पल के लिए चुप रह गई। मोमो उसकी उंगली पकड़कर धीरे धीरे बोला, अगर वो अंकल मुझे नहीं बचाते तो आज आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाती। ये सुनकर लियू युन्युए जैसे नींद से जाग गई। उसने तुरंत सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। मैं अभी दो अंकल से कहती हूँ कि सबसे कीमती तोहफा तैयार करें। हम तुरंत उस सज्जन को ढूंढने चलेंगे। मोमो भी साथ जाने की जिद करने लगा। मम्मी, क्या मैं भी चल सकता हूँ? लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसे जोर की छींक आ गई। उसकी नाक भी बहने लगी। बेटे की हालत देखकर लियू युन्युए का दिल भर आया। जन्म से ही उसका शरीर बहुत कमजोर था। 5 साल तक उसने हर तरह से उसका ख्याल रखा, फिर भी उसकी सेहत में ज्यादा सुधार नहीं आया। उसे अपने पुराने फैसलों पर फिर पछतावा होने लगा। अगर उस रात सब कुछ वैसा न हुआ होता तो शायद आज उसका बेटा इतना कमजोर ना होता। लेकिन जिस आदमी ने उस समय उसकी शराब में नशीली दवा मिलाई थी, उसे वह बहुत पहले ही ऐसी सजा दे चुकी थी कि वह दोबारा कभी किसी और के साथ ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। लियू युन्युए ने अपने ख्यालों को झटक दिया और प्यार से मोमो से बोली, तुम अच्छे बच्चे की तरह कमरे में ही रहो, कहीं मत जाना। मम्मी वादा करती हैं कि तुम्हें बचाने वाले अंकल को जरूर ढूंढ
ढूंढ लेगी। मोमो ने अनमने मन से सिर हिलाया और अब साथ जाने की जिद नहीं की। इसके बाद लियू युन्युए तेजी से जहाज के कंट्रोल रूम पहुंची। उसने आदेश दिया कि मोमो के समुद्र में गिरने का पूरा सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, लेकिन बदकिस्मती से जिस जगह वह गिरा था वह कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट था। वीडियो में सिर्फ इतना दिख रहा था कि एक आदमी बिना एक पल सोचे समुद्र में छलांग लगा देता है, फिर सिर्फ उफनती लहरें दिखाई देती हैं। पानी की वजह से उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर लियू युन्युए का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, उन सभी बच्चों के माता पिता को मेरे सामने लाया जाए, मैं खुद उनसे पूछताछ करूंगी। उसे पूरा यकीन था कि उन बच्चों ने जानबूझकर मोमो को बहला फुसलाकर डेक पर बुलाया था। दू युएशान आदेश मिलते ही वहां से चला गया। उधर लियू युन्युए लगातार सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखने लगी। तभी पहली मंजिल के कॉरिडोर में एक साधारण चेहरे वाला युवक कुछ पल के लिए कैमरे में दिखाई दिया। उसने वीडियो कई बार पीछे करके देखा। उसे पूरा भरोसा हो गया कि यही वही आदमी है जिसने उसके बेटे की जान बचाई थी, लेकिन असलियत यह थी कि वह मैं नहीं बल्कि मेरा सहायक श्याओ छिन था। लियू युन्युए ने तुरंत आदेश दिया, उसे ढूंढो। साथ ही उसने अपने सहायक को महंगे तोहफे तैयार करने को कहा और श्याओ छिन का कमरा भी पता करवा लिया। वह खुद जाकर उसका धन्यवाद करना चाहती थी। कुछ देर बाद वह ढेर सारे कीमती तोहफे लेकर उसके कमरे के बाहर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, लेकिन सामने वह चेहरा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। श्याओ छिन ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर खड़ी बेहद खूबसूरत और शाही व्यक्तित्व वाली महिला को देखकर वह एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी तेज मौजूदगी से उसका शरीर अनजाने में तन गया। सूखे गले से उसने पूछा, जी किससे मिलना है? लियू युन्युए ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मेरे बेटे की जान आपने बचाई थी? मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ। श्याओ छिन की आंखें फैल गईं। उसे तुरंत मेरी बात याद आ गई। मैं पहले ही उससे कह चुका था कि अगर कोई पूछे तो वही मेरी जगह जवाब दे। वह अंदर ही अंदर घबरा गया, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो बस इंसानियत का फर्ज था, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। लेकिन लियू युन्युए ने गंभीर स्वर में कहा, आपके लिए यह छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए आपने मेरी सबसे कीमती चीज बचाई है। मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया है। कृपया यह छोटा सा उपहार स्वीकार कर लीजिए। इतना कहते ही उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड एक एक करके महंगे तोहफे कमरे के अंदर रखने लगे। कुछ ही पलों में पूरी मेज उपहारों से भर गई। श्याओ छिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहां रखे, लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। लियू युन्युए फिर बोली, और ये थोड़ी सी रकम भी कृपया स्वीकार कीजिए। इतना कहते ही एक बॉडीगार्ड बड़ा सा सूटकेस लेकर आगे आया। सूटकेस खुलते ही उसमें नई नई नोटों की गड्डियां दिखाई देने लगी। करीब 10 लाख युआन नकद रखे थे। यह दृश्य देखकर श्याओ छिन पूरी तरह दंग रह गया। फिर भी वह संकोच से बोला, मैडम आप सचमुच बहुत ज्यादा कर रही हैं। लियू युन्युए ने एक बार फिर धन्यवाद कहा और बिना समय बर्बाद किए वहां से चली गई। दरवाजा बंद होते ही श्याओ छिन ने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने तुरंत सारे उपहारों और नकदी की तस्वीरें खींची और मुझे भेज दी। इसके बाद उसने वॉइस मैसेज भेजा। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। यान सर, आप तो कमाल के इंसान निकले। उस छोटे मालिक की मम्मी सचमुच मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गई थी। इतने सारे महंगे गिफ्ट और नकदी देकर गई हैं। आखिर आपने किस बड़े घर के बच्चे की जान बचाई थी? ये तो सच में जैकपॉट निकल आया। तस्वीरें देखकर मैं भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। क्या मैंने सचमुच किसी बहुत बड़े और अमीर परिवार के बच्चे की जान बचाई थी? मैंने खुद को शांत किया और तुरंत पूछा, उस बच्चे की माँ अब कहाँ है? श्याओ छिन ने तुरंत जवाब दिया, सर वो महिला इतनी खूबसूरत है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी नहीं देखी। आपने उसे नहीं देखा? आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन मेरा ध्यान उसकी खूबसूरती पर नहीं था। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मैंने तो किसी इनाम की उम्मीद से उस बच्चे की जान नहीं बचाई थी। अब इतने सारे उपहार और पैसे मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? उधर लियू युन्युए धन्यवाद देकर सीधे अपनी मीटिंग में लौट गई। रात होने तक वह लगातार काम करती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद वह प्रेसिडेंशियल स्वीट में वापस पहुंची। मोमो अकेला खिड़की के सामने खड़ा समुद्र को देख रहा था। दरवाजा खुलते ही वह दौड़कर उसकी तरफ आया। मम्मी, आप आ गईं। क्या आप उस अंकल से मिली जिन्होंने मुझे बचाया था? लियू युन्युए मुस्कुराकर उसके सामने बैठ गई। उसने प्यार से उसके कंधे पकड़े और कहा, हाँ मम्मी उनसे मिल चुकी है। मैंने उनकी तरफ से अच्छे से धन्यवाद भी कह दिया। मोमो तुरंत खुश होकर उससे लिपट गया। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए चांद जैसी हो गईं। मम्मी, वो अंकल बहुत हैंडसम है ना? लियू युन्युए कुछ पल के लिए चुप रह गई। असल में उसने जिस आदमी से मुलाकात की थी उसका चेहरा बिल्कुल साधारण था। भीड़ में वह आसानी से खो जाता। हैंडसम कहना तो दूर की बात थी। फिर भी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक ठाक ही है। मोमो ने तुरंत होंठ फुला लिया। क्या मतलब ठीक ठाक? वो तो बहुत ही हैंडसम है और वो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं मम्मी। उसकी ये बात सुनते ही लियू युन्युए का दिल जोर से धड़क उठा। अनायास उसके मन में 5 साल पहले वाला मेरा चेहरा उभर आया। 20 साल की उम्र में मैं बेहद आकर्षक था, उगते सूरज की तरह चमकता हुआ। जिसने भी मुझे देखा मुझे भूल नहीं पाया। मोमो के चेहरे में भी मेरी झलक साफ दिखाई देती थी। उसे यकीन था कि बड़ा होकर वह भी उतना ही आकर्षक बनेगा। तभी मोमो ने लगातार 2 बार पुकारा, मम्मी मम्मी। वह अचानक वर्तमान में लौट आई और अपने चेहरे पर आए भावों को तुरंत छिपा लिया। मोमो शरारत से मुस्कुराया, मम्मी कहीं आप भी उस हैंडसम अंकल को देखकर उन पर फिदा तो नहीं हो गई? लियू युन्युए कुछ पल चुप रही। सच तो यह था कि उसका दिल किसी अजनबी अंकल पर नहीं आया था, बल्कि आज भी मोमो के असली पिता की याद उसके
दिल में कहीं जिंदा थी। पिछले 5 वर्षों में उसे कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला था जिसने उसके दिल को फिर से छुआ हो। लेकिन मोमो को इन बातों से क्या मतलब था? उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मम्मी अपना मोबाइल दीजिए। लियू युन्युए मुस्कुराई। अब तुम क्या करने वाले हो? जब मोमो ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाई तो बोला, मुझे उस हैंडसम अंकल का फोन नंबर चाहिए। लियू युन्युए एक पल के लिए चौंक गई। उसने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया, मोमो मैंने उनका संपर्क नंबर नहीं मांगा। ये सुनते ही मोमो नाराज हो गया। वह 2 कदम पीछे हट गया और गुस्से में बोला, आपने उनका नंबर क्यों नहीं मांगा? लियू युन्युए उसे मनाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मोमो ने जोर से पैर पटका और मुंह फेर कर खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी नाराज छोटे बड़े आदमी की तरह। उसे देखकर लियू युन्युए हंसे बिना नहीं रह सकी। उसे लगा कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े या छोटे हों, गुस्सा होने का अंदाज हमेशा एक जैसा होता है। वह प्यार से बोली, मोमो बिना वजह किसी बड़े का नंबर मांगना ठीक नहीं होता। लेकिन मोमो जिद पर अड़ा रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको आगे भी उनका धन्यवाद करना होगा। अगर नंबर नहीं होगा तो उनसे संपर्क कैसे करेंगे? लियू युन्युए मुस्कुराई और गंभीर होकर बोली, मोमो तुम अभी छोटे हो, बड़ों का संपर्क नंबर यूं ही नहीं मांगा जाता। मोमो ने धीरे से उसकी तरफ देखा। सच में? लियू युन्युए ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। तभी मोमो की आंखें चमक उठी। अगर मम्मी पूछें तो गलत है, लेकिन अगर मैं पूछूं तो चलेगा ना? उसने ऊपर से तो मासूमियत से कहा, ठीक है। लियू युन्युए को लगा कि वह मान गया है, लेकिन अगली सुबह पूरा जहाज उस नजारे को देखकर हैरान रह गया। सिर्फ 5 साल का मोमो 12 बॉडीगार्ड्स के साथ शान से हॉल में दाखिल हुआ। लोग फुसफुसाने लगे, ये किस अमीर घर का छोटा मालिक है? इतने छोटे बच्चे के साथ इतना बड़ा सुरक्षा घेरा। इसकी पर्सनैलिटी तो किसी राजा जैसी है। इसके माँ बाप कितने खूबसूरत होंगे, तभी तो इतना प्यारा बच्चा हुआ है। मोमो ने छोटा सा स्टाइलिश सूट पहन रखा था। उसके बाल बड़े करीने से संवारे गए थे। पीछे 12 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड उसके साथ चल रहे थे। वह न खेलने आया था न घूमने। उसका एक ही लक्ष्य था, वही हैंडसम अंकल जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। उसके छोटे छोटे चमकदार जूते, गोरे गोरे हाथ पैर और गुड़िया जैसे चेहरे ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें किसी रत्न की तरह दमक रही थीं। लोग बस उसे देखते ही रह गए। एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और बोला, छोटे मालिक इस तरफ। मोमो ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर सोफे पर बैठे मुझ पर पड़ी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह मुस्कुराकर बोला, मिल गए मेरे हैंडसम अंकल। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अपने बॉडीगार्ड से कहा, आप सब यहीं रुकिए, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, मैं अकेले अंकल से मिलूंगा। इतना कहकर वह अपने छोटे छोटे कदमों से सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उस समय मैं फैशन शो के आयोजकों के साथ अपने डिजाइन पर चर्चा कर रहा था। अचानक पीछे से एक मासूम आवाज आई, अंकल। मैंने मुड़कर देखा। मेरे सामने वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसे मैंने कल समुद्र से बचाया था। वह किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया जितना प्यारा लग रहा था। मोमो ने देखा कि मैं कुछ पल चुप रह गया हूँ, तो उसने जल्दी जल्दी हाथों से पानी में डूबने का इशारा करते हुए कहा, मैं हूँ। क्या अंकल मुझे भूल गए? मैं उसे कैसे भूल सकता था? बस उसके अचानक सामने आ जाने से मैं थोड़ा हैरान रह गया था। मैंने तुरंत चारों ओर देखा और पूछा, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मोमो ने पीछे इशारा किया। आप चिंता मत कीजिए, मम्मी ने मेरे साथ बॉडीगार्ड भेजे हैं। मैंने देखा कि थोड़ी दूर सचमुच कई बॉडीगार्ड खड़े थे। तब जाकर मुझे राहत मिली। लेकिन तभी मुझे पिछली रात मिले महंगे तोहफे और नकदी याद आ गए। मैंने कहा, तुम्हारी मम्मी पहले ही बहुत सारे तोहफे भेज चुकी हैं। घर जाकर मेरी तरफ से उनका धन्यवाद कहना। मैंने बाद में पता किया था कि उन तोहफों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। सचमुच बड़े घराने के लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं, लेकिन मोमो को उन तोहफों से कोई मतलब नहीं था। वह तो अपने असली काम के लिए आया था। उसने झिझकते हुए पूछा, हैंडसम अंकल, हाँ क्या आप अपना फोन नंबर देंगे? उसकी मासूमियत देखकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने प्यार से पूछा, और कोई काम है? उसने सिर हिलाया, नहीं, मुझे बस आपका नंबर चाहिए। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। वह बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसका दिल नहीं तोड़ पाया। मैंने जेब से एक कागज निकाला और उस पर अपना नंबर लिखकर उसे दे दिया। मोमो ने वह पर्ची ऐसे पकड़ ली जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, क्या मैं आगे भी आपको फोन कर सकता हूँ? आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे दिखते हैं। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल जोर से कस गया। मैं कुछ पल के लिए टूट सा गया। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, हाँ जब चाहो बात कर सकते हो। लेकिन उसी पल मेरे दिल में पुराना दर्द फिर जाग उठा। अगर मेरे अपने बच्चे जिंदा होते तो आज शायद वे भी इतने ही बड़े होते। मैं उन्हें हर दिन अपनी बाहों में भरता, उनके साथ खेलता, ना कि सिर्फ उनकी यादों में तड़पता रहता। उधर मोमो को नंबर मिल चुका था। वह खुशी से खिल उठा। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए चांद जैसी हो गईं। उसने विनम्रता से कहा, हैंडसम अंकल, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, फिर मिलेंगे। उसने जोर से हाथ हिलाया और दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे सारे बॉडीगार्ड भी चल दिए। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर दोबारा अपने काम में लग गया। तभी फैशन कंपनी की प्रतिनिधि मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर यान, हमारे मालिक को आपका डिजाइन बहुत पसंद आया है। उम्मीद है हमारी साझेदारी सफल
रहेगी। मैंने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा, जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फैशन शो से 3 दिन पहले सारे डिजाइन तैयार कर दूं। मेरी मुस्कान देखकर वो महिला कुछ पल के लिए खो गई। उसने मन ही मन सोचा, जिस लड़की का ऐसा हैंडसम बॉयफ्रेंड होगा वह कितनी खुशकिस्मत होगी। मैं फाइल लेकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी हॉल के प्रवेश द्वार पर एक बेहद खूबसूरत महिला दिखाई दी। उसकी शानदार मौजूदगी ने पूरे हॉल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, तुम्हारी बहन पर चोरी का आरोप लगा है, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई है। ये सुनते ही मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैं झटके से खड़ा हो गया। दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। अभी कुछ देर पहले ही मैं आंखें मलते हुए काम पर लौटने वाला था। श्याओ छिंग मेरे लिए नींबू पानी रखकर चुपचाप बाहर निकल गई थी, लेकिन इस एक फोन कॉल ने मुझे पल भर में गहरे अंधेरे में धकेल दिया। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आखिर हुआ क्या है? दूसरी तरफ से ठंडी हंसी सुनाई दी। मुझे क्या पता, पुलिस सीधे घर आकर उसे पकड़कर ले गई। तुम्हारे पिताजी तो विदेश में हैं, अब बड़े भाई होने के नाते तुम्हें ही आना पड़ेगा। मेरे चेहरे का सारा रंग उड़ गया। मैंने दांत भींचकर बस इतना कहा, मैं अभी आता हूँ। फोन रखते ही मैंने वेनवान और श्याओ छिंग को बुलाया। मैं तेज आवाज में बोला, मेरी बहन मुसीबत में है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। वेनवान बिना एक पल गंवाए नाव की व्यवस्था करने चली गई। श्याओ छिंग भी फौरन सामान पैक करने लगी। मैं बेचैनी से कमरे में चक्कर काटता रहा। माँ के गुजरने के बाद मेरी बहन बहुत जिद्दी और बागी हो गई थी। उसे समझाना या रोकना अब किसी के बस की बात नहीं रही थी। उसे याद करके मेरा दिल दर्द से भर गया, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मुझे ही सब कुछ संभालना था। आधे घंटे बाद हमारी छोटी नाव विशाल क्रूज से अलग होकर पूरी रफ्तार से बंदरगाह की ओर निकल पड़ी। करीब 3 घंटे बाद मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। अंदर जाते ही मैंने देखा कि मेरी बहन यान लिंग्युए गुस्से से बेकाबू हो रही थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैंने चोरी नहीं की। वो बेकार की घड़ी मेरे पास कैसे आई मुझे खुद नहीं पता। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि इस समय हमारे पास उसे निर्दोष साबित करने का कोई तरीका नहीं था। मैंने पहले पुलिस से बात की, फिर उस लड़की से मिलने गया जिसकी घड़ी चोरी हुई थी, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए मेरी बहन पर ही आरोप लगाया। वह बोली, इसी ने मेरी घड़ी चुराई है। उसने धमकी देते हुए कहा, घड़ी की कीमत लाखों में है, पैसे भी भरने होंगे और जेल भी जाना पड़ेगा। जेल शब्द सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपना लहजा नरम किया और उसे समझौते की बात करने लगा, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाया। वह बोली, अगर मामला यहीं खत्म करना है तो घड़ी की कीमत से 3 गुना रकम देनी होगी। उस समय मेरी पहली प्राथमिकता सिर्फ अपनी बहन को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालना था। मैंने बिना सोचे उसकी शर्त मान ली। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और मेरी बहन को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले यान लिंग्युए गुस्से से फट पड़ी। वह वापस अंदर जाने लगी। ये सीधी सीधी वसूली है, मैं अभी उसका हिसाब बराबर करती हूँ। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बस अब ये मामला मुझे संभालने दो, मैं पूरी सच्चाई पता लगाऊंगा। जिसने भी ये पैसे लिए हैं उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोली, भैया क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें फंसाया गया है, लेकिन अभी सबसे पहले तुम्हारा नाम साफ रखना जरूरी है। यान लिंग्युए गुस्से और बेबसी से अपने बाल पकड़कर बैठ गई। मैंने गहरी सांस ली और मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया। उधर से एक शांत महिला की आवाज आई, जी मिस्टर यान, क्या आदेश है? मैंने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बहन को फंसाकर उसे पैसे ऐंठे गए हैं, मुझे वो पैसे वापस चाहिए। महिला ने बिना देर किए जवाब दिया, ठीक है, हम ये काम ले लेते हैं, थोड़ी देर में आपको हमारी फीस की सूची भेज देंगे। मैंने बीच में ही रोक दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिसने मेरी बहन के साथ ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। महिला आत्मविश्वास से बोली, सारी जानकारी भेज दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। कॉल खत्म होते ही मैंने मोबाइल अपनी बहन को दे दिया। जो कुछ भी तुम्हें पता है सब विस्तार से लिखो, इस बार तुम्हारा बदला तुम्हारा भाई लेगा। वह अभी भी हैरान थी। भैया क्या इससे सच में कुछ होगा? मैंने शांत स्वर में कहा, जो इंसान बिना शर्म के किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगा सकता है वह पहली बार ऐसा नहीं कर रहा होगा। ऐसे लोगों के पास और भी बहुत से राज होते हैं, बस एक सबूत हाथ लगने की देर है, फिर वही लोग घुटनों पर आ जाएंगे। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। वह मुस्कुराकर बोली, भैया आप बदल गए हैं, अब आप सचमुच हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बहुत पहले ही वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। उसकी आंखें फिर भर आईं। भैया धन्यवाद, हर बार मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, चलो घर चलते हैं, अब इस दुनिया में तुम्हारा अपना सिर्फ मैं हूँ, हमें एक दूसरे का सहारा बनकर ही जीना होगा। उसका गला भर आया। भैया मैं अब आपको और परेशान नहीं करना चाहती। मैंने गंभीर होकर कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया ऐसी ही है, अगर तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगी तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें निशाना नहीं बनाएगा। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और सारी जानकारी विस्तार से लिखनी शुरू कर दी। मैंने वह सारी जानकारी आगे भेज दी, फिर थक कर कुर्सी से टिक गया और आंखें बंद कर ली। तभी मेरी बहन ने अचानक कहा, भैया मुझे यान परिवार में ही रहना होगा, अगर मैं चली गई तो उस जहरीली औरत को सब कुछ मिल जाएगा। मैंने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा, धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है इस बार तुम्हें फंसाने के पीछे उसी का हाथ है? यान लिंग्युए कुछ पल के लिए चुप हो गई। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं पूरी सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। अगर ये सब सचमुच उसी की साजिश
बारिश निकली तो मैं उसका पूरा हिसाब बराबर करके रहूंगा। यान लिंगयुए उल्टा मेरी ही चिंता करने लगी। उसने जल्दी से कहा, भैया अभी उनसे सीधे मत भिड़ना। भले ही आज आप पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन उनके तरीके पहले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कृपया उनकी चाल में मत फंसना। उसकी यह चिंता भरी बात सुनकर मेरा कसकर बंधा हुआ दिल थोड़ा हल्का हो गया। मैं मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला, लिंगयुए तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। वह तुरंत होंठ फुलाकर बोली, मैं कब की बड़ी हो चुकी हूँ, बस आप ही आज तक मुझे छोटी बच्ची समझते हैं। मैं हंस पड़ा, लेकिन मेरी नजर में तुम हमेशा मेरी छोटी बहन ही रहोगी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने वह सवाल पूछ ही लिया जो वे बहुत दिनों से अपने मन में दबाए बैठी थी। भैया क्या आप आज भी उस औरत से नफरत करते हैं? असल में वो खुद भी लियू युन्युए से डरती थी। उसकी ताकत इतनी बड़ी थी कि उससे बदला लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैंने धीरे से सिर उठाया। मेरी आंखों में वर्षों से दबा हुआ गहरा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मुठ्ठियां भींच ली, उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा और बेहतर होगा कि वह दोबारा कभी मेरी जिंदगी में ना आए। मेरी बात सुनकर यान लिंगयुए का दिल भर आया। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, भैया आप इंतजार कीजिए, मैं यान परिवार की कंपनी वापस हासिल करूंगी, उसे पहले से भी बड़ा बनाऊंगी। जब मेरे पास पर्याप्त ताकत होगी तब मैं आपका यह बदला जरूर लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैं हमेशा उसे हर मुसीबत से बचाता आया हूँ, वैसे ही वह भी चुपचाप मेरे लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि डर लगने लगा। मैंने तुरंत उसे रोका, लिंगयुए ये मेरी लड़ाई है, तुम इसमें बिल्कुल मत पड़ना। लेकिन उसने जिद से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। आप मेरे भैया हैं, आपकी लड़ाई मेरी भी है। मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने गंभीर होकर कहा, मुझसे वादा करो तुम कभी लियू युन्युए के पास नहीं जाओगी, वरना मुझे डर है कि उस दिन मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मेरी आंखों में साफ दिखाई दे रहे डर को देखकर उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने सिर हिलाया, भैया मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। जब तक मेरे पास पूरी ताकत नहीं होगी मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अपने असली विचार छिपाते हुए कहा, लिंगयुए असल में मैं अब सब कुछ भूल चुका हूँ। ये सुनते ही वह भड़क उठी, भैया उसने आपको लगभग मार ही डाला था, ऐसी बात कोई कैसे भूल सकता है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, लेकिन उसने मेरी कुछ मदद भी की थी। और सच ये भी है कि हमारी माँ ने उसके माता पिता की शादी के बीच दखल दिया था। अगर नफरत की बात करें तो शायद उससे ज्यादा नफरत करने का हक उसी को है। मुझे लगता है अगर हम उससे दूर रहें तो वह भी दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। यान लिंगयुए एकदम शांत हो गई। उसके चेहरे की सारी सख्ती गायब हो गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लिंगयुए आओ, वादा करें कि अब हम उससे कभी नहीं मिलेंगे, बस अपनी जिंदगी चैन से जिएंगे, ठीक है? वह जानती थी कि अभी उसके पास बदला लेने की ताकत नहीं है। आखिरकार उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है भैया, मैं वादा करती हूँ कि अब कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी। इसके बाद मैं उसे खाना खिलाने ले गया। उसे इतना दुबला देखकर मेरा दिल दुख रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैं लगातार उसकी प्लेट में खाना परोसता रहा। कुछ ही देर में उसकी प्लेट पहाड़ जैसी भर गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, भैया आप मुझे इंसान नहीं सुअर बनाना चाहते हैं क्या? इतना सारा खाना कौन खाता है? मैं हंस पड़ा, थोड़ी सी मोटी हो जाओगी तो और भी सुंदर लगोगी, फिर तुम्हें अच्छा सा बॉयफ्रेंड भी मिल जाएगा। उसने तुरंत नाक सिकोड़ ली, मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, लड़के बहुत झंझट वाले होते हैं। मैं मुस्कुराया, ऐसा क्यों? लड़के इतने भी बुरे नहीं होते। तुम 21 साल की हो गई हो, अब किसी को पसंद कर सकती हो। वह बड़े गंभीर चेहरे से बोली, बिल्कुल नहीं, बॉयफ्रेंड बना लिया तो उसकी नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। कभी उसके साथ गेम खेलो, कभी उसके साथ मैच देखो, फिर उसकी लिमिटेड एडिशन जूतों की बातें याद रखो और उसके नखरे भी उठाओ। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं हंसने लगा। तुम्हें इतनी जानकारी कहाँ से मिली? हर लड़का ऐसा नहीं होता। वह तुरंत बोली, होता है। मेरी एक दोस्त का बॉयफ्रेंड आधी रात को स्नैक्स खाने की जिद करने लगा। बेचारी रात में बाहर जाकर खाना लाई, फिर भी उसे पसंद नहीं आया और उसने उसी पर गुस्सा कर दिया। बताइए ये डरावना नहीं है? मैं मन ही मन सोचने लगा कि अगर इसका यही हाल रहा तो कहीं ये 40 साल तक भी अकेली न रह जाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें अभी तक सही इंसान नहीं मिला जिससे सच में प्यार होगा। उसके लिए सब कुछ करना अच्छा लगेगा। वह मुस्कुराकर बोली, जब मेरा भाई इतना शानदार है तो मेरा स्तर भी ऊंचा होगा। जब तक कोई लड़का आपसे ज्यादा हैंडसम नहीं होगा मैं उसे देखूंगी भी नहीं। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। खाना खत्म होने के बाद मैं उसे कार से यान परिवार की हवेली छोड़ने गया, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी उस ठंडी हवेली के करीब पहुंच रही थी मेरा दिल उतना ही भारी होता जा रहा था। जब मेरी बहन पहले मुसीबत में फंसी थी तब यान परिवार ने सिर्फ थोड़े से पैसे देकर उससे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया था। आखिरकार मजबूरी में मुझे लियू युन्युए के सामने हाथ फैलाने पड़े थे, तभी मेरी बहन की जान बच पाई थी। जहां तक हमारे तथाकथित पिता की बात थी वो तो और भी ज्यादा निर्दयी निकले। माँ के गुजरते ही उन्होंने हम दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया। जब यह साबित हो गया कि हम सचमुच उनके बच्चे हैं तब उन्होंने हमें घर तो आने दिया, लेकिन कभी अपना नहीं माना। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि शादी से पहले ही उनकी पहली प्रेमिका से जुड़वां बच्चे थे। उन्होंने हमारी माँ से सिर्फ उसके दहेज और कारोबार के फायदे के लिए शादी की थी। माँ की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि उन्होंने अपनी पहली प्रेमिका से शादी कर ली और उसके दोनों बच्चों को पूरे सम्मान के साथ इस घर में ले आए। जैसे ही मैं और यान लिंगयुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, सीढ़ियों से एक सजी धजी औरत नीचे उतरी। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन शब्द झर से भरे हुए थे। अरे तुम लोग वापस आ गए? मुझे तो लगा था कि अब सीधा जेल से ही निकलोगे। वह हमारे पास आई, लेकिन उसकी आंखों में साफ मजाक उड़ाने का भाव था। मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सिर्फ अपनी बहन से कहा, लिंगयुए तुम ऊपर जाकर आराम करो। उसने बिना उस औरत
की तरफ देखे सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया।